तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मेरा सादर नमस्कार। और हम आज एयर प्रदूषण में आगे बढ़ते हैं और आज हम अपने वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि वो हमारी धरती के ऊपर कैसे कैसे फैला हुआ है, उसका मिनरली स्ट्रक्चर कैसा है, यानी उसकी रूपरेखा क्या है, ये हम देखेंगे। अच्छा, जब हम पिछला वाला एपिसोड में आपको जब यहाँ पर हमने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में, यानी सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में पेड़ जब कार्बन डाइऑक्साइड जब लेते हैं तो वो ग्लूकोज यानी कि ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये ग्लूकोज वो अपने भोजन के तौर पर रखते हैं। यही ग्लूकोज धीरे धीरे इकट्ठा होकर पेड़ बनता जाता है। ठीक है, तो ये आप ऐसा मत सोचना कि मैंने यहाँ मतलब रिएक्शन यहाँ कार्बन 6 है, यहाँ पर एक कार्बन, ऐसा कुछ नहीं है। बात यह है कि ये जर्नल स्टडी है, हम आपको समझाना चाह रहे हैं। हम आपको एक्चुअली केमिकल रिएक्शन नहीं लिख के इसलिए बताएं, तो ऐसा मत सोचना कि हमने यहाँ पर गलत लिख दिया। हम आपको जस्ट बताना चाह रहे थे। अगर आपको बैलेंस करने की इच्छा हो तो बैलेंस के लिए यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देते और हाइड्रोजन, तो यहाँ से जाहिर सी बात है यहाँ 6 का ये जब बनता है यहाँ पर C6H12O6, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 6 आते हैं, जो 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऐसे, और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, ये मतलब बैलेंस करने की जरूरत नहीं है रिएक्शन की, क्योंकि ये जीएस है। जीएस में मतलब आपको ज्ञान होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं अपने वायुमंडल स्ट्रक्चर में। पिछली बार ऐसा मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए ये, लेकिन हमने सोचा कि जीएस है, आपको जीएस के तौर पर मुझे पढ़ाना चाहिए, एज ए केमिस्ट्री नहीं। ठीक है, लेकिन फिर मुझे लगा चलो सही तरीके से लिख देता हूँ। आओ अच्छा चलते हैं, वायुमंडल का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने आपको बोला था कि ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊपर वायुमंडल फैला हुआ है, यानी हम जितना प्रदूषण चाहें उतना हम फैला सकते हैं। अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम बेवकूफ़ हैं, क्योंकि वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं है। वायुमंडल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, जैसे ये हो गई हमारी धरती। ठीक है, तो धरती पर मौजूदा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो एज इट इज माना जाता है कि 26 डिग्री होता है, जैसे समुद्र का एवरेज टेम्परेचर 26 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर शहरों में तापमान ज़्यादा ही होता है क्योंकि वहाँ प्रदूषण होता है। ट्रॉपिकल रीजन में मतलब कि जैसे ये धरती है, ये गोल गोल धरती, ये उसकी भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री एक्सिस अक्षांश या लैटिट्यूड। फिर कैंसर ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ये 23 डिग्री पर जो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसको बोलते हैं कैंसर। कर्क रेखा, और ये उत्तर होता है तो 30 डिग्री नॉर्थ पर कर्क रेखा, और 20 डिग्री साउथ की ओर 23 डिग्री साउथ की ओर मकर रेखा।
ये भूमध्य रेखा है यानी इक्वेटोरियल लाइन। तो ये जो रीजन टोटल होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक एरिया। पृथ्वी का ट्रॉपिक एरिया या ट्रॉपिक रीजन या भूमध्य सागरीय रीजन, नहीं भूमध्य रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अर्थ यानी भूमध्य रीजन बोलते हैं। 23 डिग्री भूमध्य रेखा के मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो ये जो पूरा जो कंबाइंड रीजन होता है इसको ट्रॉपिक रीजन बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं, अगर जैसे लाइट मारोगे तो सूर्य की किरणें इसी एरिया पर सीधी पड़ती हैं। मेनली वो है ना, यहाँ पे सीधी पड़ती हैं। भारत में जब गर्मी आती है और जून का महीना होता है लगभग, तो सूर्य की किरणें यहाँ तक आ जाती हैं, सीधी पड़ती हैं। और ठंडियों में सूर्य की किरणें यहाँ चली जाती हैं। जब सूर्य की किरणें ठंडियों में यहाँ आ जाती हैं, जब भारत में ठंडी होती है ना, तो सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पर गिरने लगती हैं, तो यहाँ पर ठंडी हो जाती है। और गर्मियों में सूर्य की किरणें कर्क रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सीधी पड़ने लगती हैं, तो इधर ठंडी हो जाती है। तो भारत में जब गर्मी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में ठंडी शुरू होती है, और भारत में जब सर्दी होती है तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी शुरू होती है। मतलब सूर्य ऐसे ऐसे की रोशनी, जो सूर्य का है ना, वो ऐसे ऐसे की जो किरणें हैं वो ट्रैवल करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो धरती है वो सूर्य की ओर झुकी होती है, सूर्य की ओर ऐसे झुकी होती है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो हमने ये बताया कि इस रीजन में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। यहाँ पर ध्रुव होते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो यहाँ पर ठंडी होती है, यहाँ पर इस जगह। तो ठीक है, तो हम अपने वायुमंडल पर वापस आते हैं। ये तो हमने बता दिया कि पृथ्वी एक समान गर्म नहीं होती है। पृथ्वी का ये रीजन गर्म होता है और इधर इधर ठंडा रहता है, ठीक है। जो महासागर होते हैं उनका वो भी ऐसा नहीं है, यहाँ पर महासागर का पानी जम जाता है, यहाँ पर आर्कटिक और अंटार्कटिक में, लेकिन लगभग ये जो पूरा जो जहाँ जहाँ पर जो वाटर है ये मिडिल में, उसका टेम्परेचर लगभग 26 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। स्थल का यानी लैंड का टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ जाता है और ज़्यादा घट भी जाता है। वाटर में ऐसा नहीं होता, वाटर बहुत धीरे धीरे गर्म होता है, बहुत धीरे धीरे ठंडा होता है। जमीन तेज़ी से गर्म होती है दिन में और रात में तेज़ी से ठंडी होती है। चलो हम आगे चलते हैं, जो हम बताना चाह रहे थे वो हम बताते हैं। तो जैसे ये हुआ हमारी पृथ्वी का ग्राउंड, मतलब पृथ्वी की लैंड, यानी कि हमारी ज़मीन है, ये हमारा ग्राउंड है। और हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर की बात नहीं करते हैं, सीधा ऐसे ही समझाते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं आपको समझाने में। ये है धरती का ग्राउंड, ठीक है। देखो, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की बात बाद में करते हैं। पहले देखो, धरती जो है ना, धरती चीज़ों को खींचती है अपनी, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है पृथ्वी में नहीं, हर पिंड में या हर मास में ग्रेविटेशन फोर्स डेवलप करने का पावर होता है, ठीक है। तो धरती में भी ढेर सारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और ये चीज़ों को खींचती है। तो जाहिर सी बात आप समझ रहे हैं कि जो भी गैस है ऊपर, उसका सबसे ज़्यादा घनत्व धरती के पास होगा। यानी कि जो वायुमंडल है उसका जो घनत्व है, उसका जो डेंसिटी है, वो सबसे ज़्यादा धरती के पास होता है, क्योंकि धरती के पास ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होता है धरती का।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है यानी जो गुरुत्वीय बल होता है वो प्रोपोर्शनल टू होता है 1/r²। ग्रेविटेशन जो फोर्स होता है यानी जो गुरुत्वीय बल होता है वो धरती से जितनी जितनी दूरी बढ़ती जाएगी उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जैसे अभी किसी मान लो कोई वस्तु धरती के पास है और उस पर अगर लग रहा है फोर्स मान लो 1000 न्यूटन, तो अगर वो 2 गुनी दूरी मतलब उसकी दूरी 2 गुनी कर दी जाए धरती से, मान लो जैसे अभी ये धरती पर से इस फ्लोर से ये पेन है मेरा, ये कुछ मान लो यहाँ है इतनी दूरी पर, तो उस पर मान लो 1000 न्यूटन का फोर्स लग रहा है मान लेते हैं। तो अगर इससे डबल हाइट कर देंगे तो सीधा जो फोर्स है वो 1/2 कर दिया ना, तो 1/2² यानी कि 1/4 यानी कि 1/4 रह जाएगा। आपने दूरी धरती से डबल की तो फोर्स हो गया आधा नहीं 1/4 यानी 250 न्यूटन हो गया। अब फोर्स मतलब 1/4 यानी इसका 1/4 करोगे तो 250 न्यूटन। अगर आपने यही दूरी 3 गुनी कर दी तो 1/3² यानी 1/9 यानी 9 गुना कम हो गया धरती से लगने वाला इस पर गुरुत्वीय बल। तो इसको 9 से अगर डिवाइड कर दो तो करीब इतना ले लेते हैं 111 न्यूटन केवल। यानी ऐसा नहीं कि आपने 3 गुना दूरी बढ़ाई यानी धरती से आपने 3 गुना आप ऊंचाई पर गए तो आप पर लगने वाला धरती का फोर्स 3 गुना कम हुआ, नहीं 9 गुना कम हो जाएगा। अगर आप धरती से 4 गुनी उतनी ही दूरी पर चले गए, जैसे ये 1 मीटर पर था, तो आप अगर 4 मीटर ऊपर चले गए तो 1/4² यानी 1/16 यानी आप पर लगने वाला धरती का जो गुरुत्वीय बल है वो 1/16 मतलब हो गया, यानी 16 गुना लेस हो गया। तो आप जैसे जैसे धरती से दूर होते जाते हैं आप पर जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो तेजी से गिरता है। तो यानी धरती के पास जितना आप रहेंगे उतना ही आप पर गुरुत्वीय बल ज्यादा रहेगा। तो वायुमंडल जो ऊपर जो फैला हुआ है यानी जो हवा जो फैली हुई है, हवा में मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, उसका कुछ तो वजन होता है, तो उस पर सबसे ज्यादा बल लगता है पास वाले वायुमंडल के हिस्से में। तो इसीलिए जो धरती के पास वायुमंडल है वो ज्यादा घना होता है, फिर उसके बाद वो उसका घनत्व यानी उसका जो जमाव है वो कम होता जाता है यानी विरल होता जाता है। तो ये बात हमेशा याद रखना। तो इसी बेसिस पर क्या होता है कि ये अगर धरती का ग्राउंड है, ग्राउंड ना, ये धरती का अगर ग्राउंड है तो समुद्र से करीब 16 किलोमीटर तक, कितने किलोमीटर तक, समुद्र के ऊपर केवल 16 किलोमीटर तक ही पूरे वायुमंडल का लगभग 80% हिस्सा पाया जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो धरती का है वो ज्यादातर वायुमंडल को अपने पास खींच लेता है। तो 80% जो वायुमंडल है वो समुद्र तल मानो, ग्राउंड नहीं समुद्र तल, तो समुद्र तल से 16 किलोमीटर तक ही धरती का वायुमंडल का 80% हिस्सा मिल जाता है, फैला हुआ है। और इस हिस्से को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। क्या बोलते हैं? ट्रोपोस्फेयर, यानी हिंदी में इसका नाम है क्षोभ मंडल, अगर मैं सही हूं तो। क्षोभ मंडल, हमारे काम की लगभग सारी चीजें इतनी ही दूरी में होती हैं, लेकिन ऐसा मत समझो कि ये धरती से 16 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर है, नहीं।
ये समुद्र तल के ऊपर होता है। धरती के अगर आप ध्रुवों के ऊपर जाओ, यानी पोल के ऊपर, तो वहां पर केवल 8 किलोमीटर तक ही ये क्षोभ मंडल पाया जाता है, यानी ट्रोपोस्फियर। समझ में आया? लेकिन धरती का जो इक्वेटर एरिया मतलब है, जो ये बीच भूमध्य रेखा के पास अगर आप देखो, तो वहाँ 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी घनी गैस यानी घना वायुमंडल पाया जाता है। और इस लेयर को बोलते हैं, वायुमंडल की इस परत को बोलते हैं क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। इसमें बारिश होती है, इसमें बादल बनते हैं, इसी में मौसम बनते हैं, ठीक है। इसी में मौजूद ऑक्सीजन हमारे काम आती है। इसी में हम प्रदूषण जो वायुमंडल में जो फैलाते हैं, धुआं, मेनली धुआं, ये सब गैसेस हानिकारक सब इतने में ही हैं, इतने में ही रह जाती हैं। 16 किलोमीटर तक, केवल मात्र 16 किलोमीटर तक ही हमारा ये मेन वायुमंडल समझो आप, जो हमको डायरेक्ट इफेक्ट करता है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि हमने जो भी नीचे धुआं फैला दिया वो चला गया, वो यहीं पर है सब, ठीक है, बहुत दूर नहीं गया। अब इसी में हमको रहना है, जीना है। ट्रोपोस्फियर जो क्षोभ मंडल होता है, उसमें मैंने बताया कि पूरे वायुमंडल में जितनी एयर है उसका 80% केवल ट्रोपोस्फियर में होता है पाई जाती है, मतलब क्षोभ मंडल में। होता क्या है कि एक चीज हम आपको बताते हैं, देखो, पहले सन रेज यानी सूर्य की किरणें ऊपर से आती हैं। सूर्य की किरणें आती हैं तो वायुमंडल को वो सीधा गर्म नहीं करती हैं, वो पहले जमीन पर टकराती हैं, जमीन को गर्म करती हैं, मेनली वो लैंड को गर्म करती है। फिर क्या होता है, लैंड से गर्मी निकलती है और वायुमंडल को गर्म करती है। वहां से आने वाली किरणें सीधा नहीं उस ट्रोपोस्फियर की जो एयर है, यानी हमारे जो वायुमंडल की 80% एयर जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है, उसको सीधे गर्म नहीं करती है। पहले वो धरती पर को गर्म करती है, पृथ्वी को। फिर जब पृथ्वी अपनी गर्मी निकालती है, कंडक्शन बोलते हैं उसको, कंडक्टिव हीट ट्रांसफर, है ना। तो जब यहाँ से जो गर्मी निकलती है वो धीरे धीरे वायुमंडल को गर्म करती है। तो जमीन के पास पाई जाने वाली जो एयर है वो सबसे पहले गर्म होती है। सबसे पहले कौन सी गर्म होती है? जमीन के पास पाई जाने वाली एयर। जब वो गर्म होती है तो वो गैस फैलती है और उठती है। गैस फैलती है, गैस हल्की हो जाती है और वो गर्म हल्की गैस ऊपर उठती है। ऊपर की ठंडी गैस नीचे आती है, वो भी गर्म होती है, वो उठती है, फिर ठंडी वाली नीचे आती है, ऐसा। तो इसका मतलब जो वायुमंडल को आप देखो, इस वायुमंडल में स्पेशली इस ट्रोपोस्फेयर रीजन को, यानी इस क्षोभ मंडल को आप देखो, तो सबसे ज़्यादा जो गर्म होना चाहिए, अगर ये 16 किलोमीटर तक फैली हुई अगर आप एयर को देखो, तो इस एयर का सबसे गर्म जो हिस्सा होगा वो पृथ्वी के पास होगा। फिर क्योंकि पृथ्वी अपनी गर्मी जब निकालती है तो सबसे पास वाली हवा को सबसे पहले गर्म करती है। इसके बाद क्या होता है कि ऊपर जाने पर, यानी आप समझ गए कि गर्मी कम होती जाती है और तापमान गिरता जाता है, यानी वायु का तापमान यहाँ पर हाई होता है एयर का, और ऊपर जाने पर लो हो जाता है। अगर यहाँ पर देखा गया, अगर धरती का तापमान अगर 26 डिग्री सेंटीग्रेड ले लो, यानी अगर समुद्र का तापमान आप 26 ले लो, तो ट्रोपोस्फेयर की जो अपर लेयर है, यानी 16 किलोमीटर के ऊपर तापमान गिरकर हो जाता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक। 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान गिर जाता है।
ठीक है, तो तापमान वायु का पृथ्वी से ऊपर जाने पर गिरता है। ये ऐसा देखा गया है कि 1 किलोमीटर आप ट्रोपोस्फेयर में, यानी आप जमीन के ऊपर अगर आप जाओ तो हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान गिरता जाता है, यानी गिरता जाता है, डाउन गिरता जाता है। इसको बोलते हैं नॉर्मल लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, यानी नॉर्मल टेम्परेचर में गिरावट, किसमें? ट्रोपोस्फेयर रीजन में, वायुमंडल के ट्रोपोस्फेयर रीजन में, नॉर्मल लैप्स रेट। ये सब बातें आपको पता होंगी, वैसे मैंने बता दिया। अब आते हैं इसके ऊपर, चलते हैं। इसके ऊपर जो वायुमंडल की जो परत है लगभग 50 किलोमीटर तक, इस हिस्से को बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में वायुमंडल का घनत्व गिर जाता है क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण उतने बल में रहता नहीं। दूसरा, स्ट्रेटोस्फेयर में बादल नहीं होते हैं ज़्यादा, बिल्कुल लगभग ना के बराबर होते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो जलवाष्प होती है, यानी वाष्प, वाटर वेपर, ये बिल्कुल नहीं होती है। क्षोभ मंडल में यानी ट्रोपोस्फेयर में बादल, भाप, ये सब भरी रहती है, क्योंकि यहीं पर बादल और बारिश बनते हैं। यहाँ पर बारिश और बादल ये सब यानी वाष्प नहीं पाई जाती है, बहुत कम। यहाँ से 1000 गुना कम हो जाती है। वहाँ पर जल वाष्प यानी वाटर वेपर। तो बादल नहीं है, वाटर वेपर नहीं है, तो जहाज यहाँ इसी रीजन में ज़्यादातर जेट विमान या आजकल जो प्लेन्स हैं वो इसी रीजन में उड़ते हैं। इस रीजन की एक और बहुत बड़ी खासियत है कि स्ट्रेटोस्फेयर में एक बहुत महत्वपूर्ण गैस पाई जाती है जिसका नाम है ओजोन। ओजोन O3। इसका सबसे ज़्यादा जो पाए जाने वाला जो मतलब जो हाइट है, जिस रीजन में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये लगभग 22 से 25 किलोमीटर की रेंज में, धरती से 22 किलोमीटर से 24 या 25 किलोमीटर तक सबसे ज़्यादा यहाँ पर ओजोन पाई जाती है। इसी को बोलते हैं ओजोन लेयर या ओजोन परत। स्ट्रेटोस्फेयर में ही पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। लेकिन स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर के ऊपर आता है। स्ट्रेटोस्फेयर में का वो हिस्सा जो 22 से 25 किलोमीटर धरती से ऊपर है, इसी रीजन में पाई जाती है ओजोन गैस। अब ये ना समझना कि यहाँ केवल ओजोन ही ओजोन भरी है, ना। ओजोन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है इस प्रकार कि वहाँ पर अगर 1000 या 1,00,000 अगर गैस के अणु हैं, डिफरेंट टाइप के गैस के अणु, तो उसमें से एक अणु या एक मॉलिक्यूल ओजोन का है, बस। समझ में आया? सबसे ज़्यादा घनत्व मतलब ये केवल, ऐसा नहीं कि वहाँ केवल ओजोन फैली हुई है, दिखती है हमको, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर अगर 1,00,000 सारे वायुमंडल कण हैं, जितने भी हैं, उनमें केवल एक ही है ओजोन। तो आप समझ रहे हो ना कि ऊपरी वायुमंडल में जहाँ पर ओजोन लेयर है, वहाँ कोई ओजोन ऐसे दिखती नहीं है कि वहाँ ओजोन की कोई लेयर इतनी घनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ ओजोन केवल ज़्यादा पाई जाती है। ये जो ओजोन है, यानी ओजोन लेयर में जो मिलती है, ये हमारी रक्षा करती है सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से। ठीक है, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन पर हम एक अलग चैप्टर ही रखते हैं
तो उसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा जानेंगे। फिलहाल हमने आपको ऐसे बताया कि ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि तापमान जो है हमारा वो थोड़ा सा फिर से बढ़ता है। फिर से मतलब वही लगभग जैसे ट्रोपोस्फेयर में क्या था कि तापमान ट्रोपोस्फेयर तक जाते जाते -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता था। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है कि तापमान फिर से बढ़ने लगता है और स्ट्रेटोस्फेयर की अपर लिमिट तक तापमान लगभग 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ पर जो भी जलवाष्प पाई जाएगी, जो भी यानी वाटर वेपर मौजूद भी होगी, तो वो आइस पार्टिकल के रूप में होगी, क्योंकि जो वाटर से आइस कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर बन जाती है? 0 डिग्री पर आइस बन जाती है। तो यहाँ जो वाटर वेपर होगी वो भी आइसी होगी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, ये जो ट्रोपोस्फेयर का जो सबसे अपर जो लिमिट होती है, इसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। पॉज का मतलब आप समझ रहे हो ना, मतलब रुक जाना। जैसे टीवी को पॉज करते हैं, पॉज करो पॉज मतलब वहां पर रुक जाना। तो यानी ट्रोपोस्फेयर यहाँ पर रुक जाओ, ऐसा। तो ट्रोपोपॉज ये है, स्ट्रेटोपॉज ये लिमिट है। इसके ऊपर ट्रोपोपॉज और स्ट्रेटोपॉज के ऊपर, ट्रोपोपॉज यहाँ खत्म होता है और फिर जहाँ से ये स्ट्रेटोस्फीयर खत्म होता है उसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। तो स्ट्रेटोपॉज के ऊपर आता है थर्मोपॉज। नहीं, थर्मोस्फेयर, ये ट्रोपोपॉज, ये स्ट्रेटोपॉज, और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर शुरू होता है थर्मोस्फेयर 80 किलोमीटर तक। मुझे लगता है थर्मोस्फेयर नहीं, मेसोस्फेयर शुरू होता है। मेसोस्फेयर शुरू होता है। स्ट्रेटोपॉज के ऊपर आता है मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर में क्या होता है कि गैस की मात्रा और भी कम हो जाती है, वहां पर आयंस बन जाते हैं। आयंस, ठीक है, वहां पर बन जाते हैं आयंस, जो कि हमारे रेडियो सिग्नल्स के काम आते हैं। और यहाँ पर तापमान डाउन हो जाता है और फिर से डाउन होकर पहुंच जाता है -110 डिग्री सेंटीग्रेड। और फिर जहाँ से ये मेसोस्फेयर खत्म होता है उसके बाद फिर आता है थर्मोस्फेयर। 80 किलोमीटर के बाद आता है थर्मोस्फेयर। और ये थर्मोस्फेयर लगभग 600 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसमें आयनोस्फेयर भी शामिल है। उसमें क्या शामिल है? उसमें आयनोस्फेयर भी होता है, जहां केवल आयंस पाए जाते हैं। थर्मोस्फेयर 600 किलोमीटर और ऊपर धरती से पाया जाएगा। यानी वायुमंडल की जो पहुंच है वो 600 किलोमीटर तक लगभग है। लेकिन हमारे काम की जो वायुमंडल है वो बस ट्रोपोस्फेयर ही है, जो रोजमर्रा का हमारा जीवन प्रभावित करती है। और ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फेयर में है और इस ऊंचाई तक पाई जाती है, ये सब हमारे जीवन के लिए ज़्यादा उपयोगी हैं। थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर ये हमारे कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए बहुत ज़रूरी हैं। थर्मोस्फेयर, जहाँ से ये थर्मोस्फेयर जैसे ही शुरू होता है तापमान बढ़ता जाता है, तापमान ऊपर की ओर फिर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ वायुमंडल का स्ट्रक्चर है
तो हम समझ गए कि हमारे काम की जो एयर है वो तो केवल 20-22 किलोमीटर तक ही है जो हमें जीवन देती है। तो अगली बार प्रदूषण फैलाने से पहले सोचिएगा कि जो हम फैला रहे हैं कहीं जा नहीं रहा है, वो बहुत पास ही है वो हमारे बहुत पास ही है। जो एयर को देंगे मतलब वो प्रदूषण वो वापस हमको मिलना ही मिलना है। तो वायुमंडल स्ट्रक्चर से आपको पता चला सबसे पहले कि आप जो वायु प्रदूषण करेंगे या एयर पोल्यूशन जो फैलाएंगे वो आपको दंड देने के लिए आपके बहुत आसपास ही रहता है, कहीं दूर नहीं दिखता है। आकाश बहुत ऊंचा है लेकिन ट्रोपोस्फेयर बहुत पास है। आकाश में जो दिखता है वो इल्यूजन है, यानी वायु प्रदूषण से उसको मत देखो। वो वायु प्रदूषण तुम आपकी खोपड़ी के ऊपर ही है, पास ही है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग डिफरेंट जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं, यानी वायु जो प्रदूषक हैं, पोल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक, हम लोग उनकी चर्चा करेंगे, देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं और हमको क्या क्या नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उनसे हमारे जीवन पर, पशु पक्षियों के जीवन पर, पौधों के जीवन पर, वनों के जीवन पर, इस सब पर क्या असर पड़ता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में जब हम प्रदूषण पढ़ेंगे तो ओजोन जो देख रहे हो ना, ओजोन ये हमारे लिए जितनी लाभकारी है उतनी ही हानिकारक भी है। तो नेक्स्ट एपिसोड में सबसे पहले हम ओजोन लेयर और ओजोन के प्रदूषण पर ही बात करेंगे। ये प्रदूषणकारी भी है और जीवनदायिनी भी है, दोनों किस प्रकार हैं हम बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार और टेक केयर। पढ़ाई कीजिए।